मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय वैटसन एंड क्रिक, वैटसन और क्रिक का डीएनए का मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं। द मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक। दोस्तों, वैटसन, विल्किंसन और क्रिक, इन तीनों ने मिलके एक मॉडल बनाया था दैट वी स्टडी नाउ। जो मॉडल हम आज पढ़ रहे हैं वो मॉडल 1953 में इन लोगों ने दिया था। इसके पहले तकरीबन 1850 के बाद फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को सजेस्ट किया था, क्योंकि उसने उसको न्यूक्लियस के अंदर देखा था, इसलिए उसने उसको न्यूक्लिक एसिड बोला था। लेकिन फर्स्ट क्रेडिट टू डिजाइन द मॉडल ऑफ डीएनए एज अ मतलब डायमेंशनल मॉडल, उसका लाइन, उसका लेंथ, उसका डायमीटर, ये सारी बातें, उसके यूनिट्स, एंगल ऑफ द टर्न या लूप का एंगल, ये सारी बातें जो वैटसन, विल्किंसन और क्रिक ने दी, फॉर विच दे गॉट द नोबेल प्राइज। इन लोगों ने डीएनए का मॉडल ई कोली को देख करके सामने रखा दुनिया के, लेकिन प्रोकैरियोट का डीएनए देख करके उन्होंने यूकैरियोट्स के डीएनए के भी सारे प्रॉपर्टीज बता दिए। दोस्तों, ये बात बहुत ही बड़ी थी इन द साइंस एंड दे डिजर्व द नोबेल प्राइज। इस काम के लिए उनको नोबेल भी मिला। तीनों मिलकर, वैटसन, विल्किंसन और क्रिक को, दे गॉट द नोबेल फॉर डिजाइनिंग ऑफ द डीएनए मॉडल। ये उन्होंने जो डीएनए मॉडल निकाला, ई कोली नाम के बैक्टीरिया को स्टडी करें, और इसके लिए उन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया वो तरीका था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड और क्रिस्टल क्रोमैटोग्राफी। क्रिस्टल क्रोमैटोग्राफी, इन दो तरीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये मॉडल ऑफ डीएनए पेश किया दुनिया के सामने। उन्होंने बकायदा टीन और वायर्स का इस्तेमाल करके डीएनए का एक स्टैचू, एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर बनाया था। टीन और वायर, पतरा और वायर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर भी डिजाइन करा था। ये डिजाइन करते समय उन्होंने सेंटर में एक रॉड रखा और जिसके ऊपर उन्होंने डीएनए लपेटा। ये रॉड रखने का उद्देश्य, रॉड इसमें मैंने नहीं बताया है, मान लो इस तरह से वो रॉड था ऐसा, वो रॉड उन्होंने डीएनए को सपोर्ट देने के लिए नहीं, बल्कि एक्चुअली वो जो है ना, वो एक काल्पनिक इमेजिनरी रॉड, उस तरह का इमेजिनरी एक्सिस डीएनए के सेंटर से गुजरता है और डीएनए उसके ऊपर लपेटते जाता है। ये एक उनका जो एजम्पशन, उनका कंसिडरेशन, ये उनकी जो एक थ्योरी थी वो आज भी साबित होती है। दोस्तों, डीएनए का मॉडल अगर समझना है तो मैं बोलता एक आधे पानी के टाकी, वाटर टैंक जो है, उसके बगल से जो सीढ़ी जाती है, मान लो ये वाटर टैंक है, तो जो सीढ़ी जाती है वो सीढ़ी एक कॉलम के ऊपर चढ़ते जाती है। ठीक वैसे डीएनए डिजाइनड है। जो मॉडल ऑफ डीएनए है ठीक वैसे है जैसे पानी के टंकी के ऊपर कोई सीढ़ी चढ़ रही है। ये सीढ़ी जो है वो डीएनए होगा, और ये जो सेंटर का पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस है, जिसके ऊपर ये डीएनए लपेटते जाता है बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इस तरह से, माने दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस और ये चार उंगलियां इज द डीएनए जो इस इमेजिनरी एक्सिस को लपेटते हुए ऊपर जाते हैं। ये सारी बातें हमको पढ़ना है। तो डीएनए पढ़ने को आप क्या कंसिडर करेंगे? एक डबल स्ट्रैंड वाली सीढ़ी डीएनए, जो दो पैरों से, इन स्टेप्स से दो जो कॉलम है उसके वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो हम एक एक करके डीएनए की प्रॉपर्टीज जो वैटसन, क्रिक ने बताया उसको हम पढ़ेंगे। पहली चीज तो ऐसी है कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स है। इट इज डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो कॉलम है डीएनए के, जैसे सीढ़ी के दो कॉलम होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड एंड हेलिकली उंडेड। इसका मतलब होता है कि जो डीएनए है वो ऐसे दो कॉलम से बना है और वो दो कॉलम एक दूसरे को लपेटते हैं, ये इस तरह से, ये एक और ये दूसरा।
डीएनए दो कॉलम से बना है, ये वाला एक, ये वाला दूसरा, और वो एक दूसरे के अराउंड लपेटते जाते हैं, इसलिए उसको बोला हमने डबल हेलिक्स। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली वुंडेड। इट आल्सो wind up around the imaginary axis. It also is wounded around the imaginary axis. पहले तो दो धागे डीएनए के अपने आप वो खुद के अराउंड लपेटते हैं और एक इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर भी लपेटते हैं जो सेंटर में से जाता है। दोस्तों हम एक एक करके इसके कुछ बातें स्टडी करेंगे। पहले डायमेंशंस को देखेंगे, व्हाट आर द डायमेंशंस, अलग अलग इसके आंकड़े कौन से हैं। दोस्तों डीएनए का जो डायमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वो है 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। द डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। डायमीटर आप कुछ भी पकड़ते हैं, मतलब कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का या फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर ऑफ डीएनए है वो है इट इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और यू कैन कॉल इट एज 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज द डायमीटर ऑफ द डीएनए। दूसरी बात, वन लूप, एक लूप किसको बोलते हैं? डीएनए लूप से बना है दोस्तों। इसका एक लूप जो होता है ना वो 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या 10 बेस पेयर का बनता है। मैं आपको बता दूं कि इसकी एक जो पायरी होगी ऐसी, इसको हम रंग्स बोलते हैं, रंग्स, ये रंग्स। तो इसे 10 रंग्स लेना, 1 रंग इज इक्वल टू 1 बेस पेयर। 1 बेस पेयर आप किधर भी देखो कि दिस इज 1 बेस, दिस इज सेकंड बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द थायमिन न्यूक्लियोटाइड, और ये 2 न्यूक्लियोटाइड बराबर एक हुई पायरी। ऐसी 10 स्टेप्स, 10 रंग्स, ये एक रंग हुआ, दूसरा रंग, ऐसे कहीं से भी आप 10 रंग्स को गिनो तो वो बनेगा एक लूप और एक हेलिक्स और एक टर्न बरोबर 10 बेस पेयर्स। दोस्तों मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताता कि 10 बेस पेयर कहां से कहां तक है। कहीं से भी गिनो आप, जैसे कि यहां से गिने 1 2 3 4 और यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 2 धागों के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट का ही डायमीटर है। सो ये रहा 5, फिर ये 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9 एंड ये 10 हो गए। 10 बेस पेयर्स आप वर्टिकली गिनते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक का जो ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस है वो बनता है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और यू कैन से इट इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। 34 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगस्ट्रॉम यूनिट आएगा, एंगस्ट्रॉम यूनिट को 10 से डिवाइड करेंगे तो नैनोमीटर आएगा, बरोबर। तो इस तरह से आप कहीं से भी, कुछ लोग बोलेंगे सर यहां से गिने तो ही एक लूप बनता है क्या? नहीं, आप कहीं से भी गिनो, यहां से गिनो फिर भी एक लूप बनेगा। देखो भैया, कुछ लोग समझते होंगे कि ये जो जॉइंट है वो यहीं पे होता है क्या? नहीं, आप अपने देखने का एंगल बदलो, ये जॉइंट का पोजीशन बदलेगा। जैसे कि आप टाकी के ऊपर जो सीढ़ी जाती है उसको अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको उसके 2 जो पोल है वो अलग अलग जगहों पे टच होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब आप उस सीढ़ी के ऊपर से चढ़ते जाते हैं तो कहीं पर भी वो 2 पोल, 2 स्तंभ एक दूसरे को टच नहीं करते। बॉटम से लेकर के टॉप तक सीढ़ी के 2 पोल के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है। वो एक दूसरे को टच करते हुए नजर क्यों आ रहे? क्योंकि उस सीढ़ी को हमने घुमाया है। मान लो एक आधी सीढ़ी है और आपने उसको इस तरह से ट्विस्ट किया तो कई जगहों पे ऐसा मिलेगा, दिखेगा हमको कि वो टच कर रहे हैं। एक्चुअली 2 कॉलम, कहीं पर भी सीढ़ी के 2 कॉलम एक दूसरे को टच नहीं करते। सिर्फ फर्क इतना है कि वो 2 कॉलम जो सीढ़ी के हैं वो एक दूसरे को पैरेलल है और ये 2 कॉलम एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो दोस्तों डीएनए का जो मॉडल है किसने बताया बोलो? वैटसन, क्रिक और विल्किंसन ने। कब बताया? 1953 में, जिसके लिए उनको नोबेल मिला। इसके लिए तरीका कौन सा इस्तेमाल करा? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल क्रोमैटोग्राफी। एक्सपेरिमेंट किसके हुआ? ई कोली, इसेर्शिया कोली पे। प्रोकैरियोटिक डीएनए को देखा लेकिन एक्सप्लेन किया दुनिया के सारे डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए भी उन्होंने उसी को स्टडी कर करके बताया जो बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली जो डीएनए है उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, जैसे कि
वो एक डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का मतलब दो धागे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेटते हैं, कीपिंग अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 20 इंस्ट्रूमेंट। जो डीएनए को देखता है उसको बाहर से बैकबोन दिखता है डीएनए का। दोस्तों डीएनए का जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट का होता है। शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड और एन बेसिस का सेंटर होता है। ये एन बेसिस और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कि जो एन बेसिस है उनके बीच में जो पेयरिंग होती है, बॉन्डेज होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी इस नियम के अनुसार होता है। एडेनाइन और थायमिन डबल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन से एक दूसरे के संपर्क में रहते और ग्वानाइन और साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्ड तीन हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से संपर्क में रहते हैं। अब हम इसके प्रॉपर्टीज बताएं। मैंने क्या बोला, ये डीएनए अगर आप इसको ऐसा सीधा करते हैं तो ऐसा दिखेगा, ऐसा सब तो ये जो इसके स्टेप्स पायरिया है, रंग्स, इसको बोलना है रंग्स, एक रंग, दो रंग, तीन रंग स्टेप्स। एक्चुअली ये न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स है जिनके बीच में सेंटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखो सेंटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये कौन है, एन बेसिस। एन बेसिस बोले तो न्यूक्लियोटाइड का एक हिस्सा है। आपने जो है ना इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि न्यूक्लियोटाइड के तीन हिस्से पड़ते हैं, शुगर, फॉस्फेट एंड एन बेस। तो एन बेस सेंटर में आते हैं, दो धागों के एन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो दोस्तों आप 10 कहीं से भी गिनो, 10 बेस पेयर, 10 रंग्स, ये 10 जो स्टेप्स है कहीं भी गिनो, आप कहीं से भी गिनो, वो बनेगा एक लूप। एक लूप बरोबर 10 बेस पेयर। ओके, इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट और 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस। ये ऐसा जो डिस्टेंस बनेगा वो 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट का बनेगा। इस 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट के लेंथ ऑफ डीएनए में कितने बेस पेयर आ रहे दोस्तों, 10 बेस पेयर। फिर से एक बार गिनो, जैसे कि एक, यहां एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां भी गिन सकते हैं आप। देखो यहां से 1 2 3 4, यहां 5वां, यहां भी 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट का ही डिस्टेंस है। इतना ही डिस्टेंस यहां पे है। आपको लग रहा होगा कि दो धागे चिपके हैं, लेकिन यहां चिपके नहीं है। सो दिस इज 5 6 7 8 9 एंड 10। सो यहां से यहां तक एक लूप, ये दूसरा लूप एंड इस तरह से। सो एक लूप में बेस पेयर कितने हैं बोले तो ऐसी जोड़ियां कितनी है, 10। और इसका जो डिस्टेंस बनता है, उसका जो लेंथ बनता है वो कितना आ रहा, 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 3.4 नैनोमीटर। अगर 10 बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ये इसका एक लूप बनता है। जैसे मैंने बना के बताया, इसका एक लूप बनता है। तो दोस्तों ये 10 का कितना डिस्टेंस है, 34 है। अगर किसी ने पूछा आपको कि एक पेयर का डिस्टेंस कितना होगा, 10 का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो एक पेयर का कितना, एक पेयर बोले तो कौन से भी दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड की जोड़ियां ले लो, जैसे कि ये एक और ये एक, या फिर ये वाली एक और ये वाली एक, तो इसका डिस्टेंस बनेगा 34 34 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट और 0.34 नैनोमीटर। ये एक बेस पेयर का डिस्टेंस होगा ऐसा। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम डीएनए को चारगप्स रूल लागू करते हैं। चारगप्स रूल, व्हाट इज चारगप्स रूल? चारगप्स रूल क्या बोलता कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पाइरिमिडिन होंगे। द नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स इज इक्वल इन डीएनए। डीएनए में प्यूरिन और पाइरिमिडिन की नंबर संख्या सेम होगी। जैसे कि A प्लस G, ये दो प्यूरिन्स हुए, एडेनाइन ग्वानाइन, इज इक्वल टू T प्लस C, ये दो पाइरिमिडिन। तो A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, इसको बोलते हैं चारगप्स रूल। चारगप्स रूल आप इस डीएनए में भी निकाल सकते हैं उसको। आपको एक चारगप्स रूल सही साबित होता हुआ नजर आएगा। यू विल फाइंड दिस, या फिर इसको और में ऐसा भी लिख सकते हैं, A प्लस G बाय T प्लस C इज इक्वल टू 1। और इसलिए डीएनए के दोनों धागे दोस्तों इक्वल लेंथ के होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा आपको चित्र कभी नहीं दिख सकता। ये ऐसा मतलब एक धागा जो है
वो ऐसा बहुत शॉर्ट रह गया और दूसरा धागा जो है लंबा गया, ऐसा नहीं दिखेगा। अगर ये धागा यहाँ तक है तो ये धागा भी यहाँ तक होगा, और इस तरह से इनमें देयर विल बी द बेस पेयरिंग इक्वल, ए डबल बॉन्ड टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस नियम के हिसाब से देयर विल बी द पेयरिंग। सो चार्गप्स रूल क्या बोलता दोस्तों? चार्गप्स रूल बोलता प्यूरिन और पायरिमिडिन का नंबर इक्वल रहता है। आप इस डीएनए में भी गिन के देख सकते हैं, आराम से फुर्सत से आप इसको गिन के देखो। यहाँ आपको नजर आएंगे ए जी सी टी, तो ए और जी का नंबर निकालो और T प्लस C का नंबर निकालो, यू विल फाइंड इट टू बी सेम। इसको बोलते हैं चार्गप्स रूल। और एक प्रॉपर्टी डीएनए बताता, तो दोस्तों डायमीटर क्लियर हुआ? डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलो, कोई भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हम ऐसा डायमीटर निकालते हैं। कोई भी एक रंग का डायमीटर, एक स्टेप, एक पायरी का डायमीटर, ये डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ पर भी 20, 20, 20, 20, एवरीवेयर डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट या 2 नैनोमीटर। ओके, अगर आप इस एक लूप की बात करते हैं, मैं यहाँ रफली एक लूप निकाल रहा, दिस इज एक्चुअली हाफ लूप एंड दिस इज द फुल लूप। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक हाफ लूप हुआ और एक ही धागा ले अगर तो भी समझ में आएगा, और ये हुआ हाफ लूप। तो ये हाफ लूप हाफ सर्कल है, इसका एंगल आता है 180 डिग्रीज और इसका एंगल आता है 180 डिग्रीज। तो इसलिए जो फुल लूप बनेगा उसका एंगल निकलेगा 360 डिग्रीज। सो एंगल ऑफ लूप जो है, लूप का एंगल जो है वो 360 है। क्यों? तो इधर देखो, दिस इज यहां से यहां तक ये हुआ हाफ माने 180 और यहां से यहां तक हाफ, दिस इज 180 एंड दिस आल्सो इज इक्वल टू 180। सो 180 एंड 180 ये एक लूप हुआ। एक लूप में ऐसे स्टेप्स कितने आ रहे? 10। एक लूप में 10, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ रहा? 34 या 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो मैं आपको बाद में दूंगा और उसको सॉल्व करके बताऊंगा। अब कुछ और चीजें, एक दो चीजें मैं बताता, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बोला कि आपको ये जो डीएनए है वो लपेटता हुआ जा रहा है और इसीलिए इसके अंग पे कहीं कहीं डीप ग्रूव बनते हैं और उसके अपोजिट साइड को शैलो। सो दिस इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव, और ये वाला माइनर ग्रूव। ग्रूव माने खास, खड्डा, माइनर इज ग्रूव, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। ऐसे ग्रूव्स हमको ऑन द लेंथ ऑफ डीएनए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों डीएनए में, डीएनए एक एसिड है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली वुंडेड है, वो एक इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लपेटता हुआ जाता है और राइट हैंड रूल से जाता है। डीएनए के दो धागे एक फिक्स डिस्टेंस बीच में रखते हैं 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और उसके जो रंग्स है डीएनए के रंग्स माने पायरिया, वो एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब पेयर ऑफ बेस पेयर से पायरी बनी है। एक पायरी कोई सी भी ले लो, वो बेस पेयर से बनी है। कोई भी एक पायदान ले लो, एक पायदान, एक पायदान, एक पायदान, एक रंग, एक रंग, एक रंग, तो एक रंग जो है वो बेस पेयर है। जो दो बेसिस, दो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ में बॉन्डेज में है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोस्तों डीएनए के दो धागे एक दूसरे के संपर्क में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि एक दो इक्का दुक्का हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन यहाँ लाखों जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स आते हैं तो ये डीएनए मजबूत होता है। इसको प्लेक्टोनेमिक मॉडल बोलते हैं। भले ही एक या दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक, कमजोर, फीबल, बट एज देयर आर मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इट बिकम्स स्ट्रेंथफुल, वो काफी ताकतवर बनता है। और इसीलिए जब ये दो धागों को हमको अलग करना है तो या तो आपको एंजाइम्स की कैंची इस्तेमाल करनी पड़ेगी हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने को, नहीं तो फिर हायर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर। दोस्तों जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना टेम्परेचर आपको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो जिस डीएनए में जी ट्रिपल बॉन्ड सी मतलब जी और सी ये बेसिस ज्यादा होंगे, जो डीएनए जी और सी बेसिस को ज्यादा बताता, जी और सी ज्यादा होंगे, वो डीएनए को तोड़ने के लिए मतलब दो धागे अलग करने के लिए आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे डीएनए को जीसी डीएनए बोलते हैं। जीसी डीएनए हमको प्रोकैरियोट्स माने बैक्टीरिया में मिलते हैं।
और इनको जी और मतलब जीसी ज्यादा है, जी और सी बेसिस ज्यादा है, तो ऐसे डीएनए को अलग करने में ताकत ज्यादा लगती है। को इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन रहता है, 3-3 बॉन्ड एक जोड़ी में रहते हैं। मतलब जीसी डीएनए का टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग इज हायर। व्हाट इज दिस? हायर टीएम। व्हाट इज हायर टीएम? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज्यादा, टीएम ज्यादा। किसमें मिलता है टीएम ज्यादा? बोलो। हायर टीएम किसमें मिलता है? जीसी डीएनए। तो याद रखना जीसी डीएनए वो है जिसमें जी और सी ए बेसिस ज्यादा रहते हैं टी और ए के मुकाबले। एडेनाइन थायमिन के मुकाबले ग्वानाइन साइटोसिन जब ज्यादा रहते हैं तो उस डीएनए को जीसी डीएनए बोलते हैं। और जीसी डीएनए का जो टीएम है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, इट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, ये होता है ज्यादा। टीएम ज्यादा, मोर टीएम। मोर टीएम किसका? मोर टीएम जीसी डीएनए का। जीसी डीएनए किसमें मिलते? बैक्टीरिया। और एटी डीएनए जो है, मतलब ए डबल बॉन्ड टी ये पेयर ज्यादा है, एटी डीएनए ये हमको मिलते हैं यूकैरियोट्स में। किसमें मिलते दोस्तों? यूकैरियोट्स में। और इसका लो टीएम होता है। व्हाट इज लो? कम टीएम, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग कम। काय को ए और टी के बीच में दो ही बॉन्ड हाइड्रोजन के, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा लगता है। सो दिस इज यू कैन से द एटी डीएनए और जीसी डीएनए। एटी डीएनए यूकैरियोट्स में, जीसी डीएनए प्रोकैरियोट्स में। तो डायमेंशंस में आप ये भी कुछ बातें देख सकते हैं कि बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन किस चीज से बना है? बैकबोन, डीएनए का बैकबोन इट इज मेड अप ऑफ शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट का। शुगर एंड फॉस्फेट का क्या बना? शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन बना। और सेंटर किन चीजों से बना है? सेंटर इट इज मेड अप ऑफ एन बेसेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एन बेस और ये बॉन्ड देखो सेंटर में है। और ये जो पट्टी दिख रही है आपको, ये शुगर और फॉस्फेट की पट्टी है। ये पट्टी जो बाहर बाहर से दिख रही है, ये शुगर एंड फॉस्फेट की पट्टी है। तो कुछ हमको यहाँ से डीएनए के स्ट्रक्चर्स और डायमेंशंस की बातें मिलती है। योर डायमीटर, एक लूप माने एक हेलिक्स का जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो 10 है, और ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस 34 है या 3.4 नैनोमीटर है। डीएनए राइट हैंड रूल के हिसाब से एक इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लपेटता है। डीएनए के ऊपर मेजर और माइनर, मेजर और माइनर, मेजर और माइनर ऐसे खड्डे पड़ते हैं। देखो यहाँ मेजर खड्डा है, यहाँ माइनर है, यहाँ डिप्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम। इसको बोलते हैं मेजर और माइनर ग्रूव्स। ग्रूव माने खांच, डिप्रेशन, ट्रेंच। ओके, उसके बाद डीएनए फॉलो चार्गप्स रूल। चार्गप्स रूल का मतलब होता है A प्लस जी इज इक्वल टू डी प्लस सी। जितने प्यूरिन्स है, प्यूरिन कौन कौन है? प्यूरिन एडेनाइन प्लस ग्वानाइन। और पाइरिमिडीन्स कौन से? थायमिन प्लस साइटोसिन। ये दो पाइरिमिडीन, ये दो प्यूरिन, और इनकी संख्या इक्वल रहती है। जितने ये उतने ही चाहिए, 1:1 रेशियो। ये भी एक पॉइंट हमने देखा है। तो इस तरह से almost these are the points of structure of DNA। ये कुछ पॉइंट है जो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, जिसको किसने दिया? वैटसन, विल्किंसन और क्रिक ने। सो इसके बाद का एक मैं वीडियो बनाऊंगा, that will be of numericals on these dimensions. Thank you very much.